हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेज 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृषि वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो यूपी बोर्ड का 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहले पूछे गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर के हैं। इसमें पहला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? धान है, गेहूं है, चना है, सरसों है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो धान है वो खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतान आरोही पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें प्रतान आरोही पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लौकी, बी आम, सी टमाटर, डी पाइनस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फर्स्ट, लौकी में जो है प्रतान आरोही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राइजोम प्रकंद होता है, अदरक में होता है, बैंगन में होता है, मटर में होता है, आलू में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदरक में राइजोम प्रकंद होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सदा हरित पत्तियां पाई जाती हैं, पाइनस में पाई जाती हैं, मटर में, सागौन में, अरहर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदाबहार पत्तियां जो है सागौन में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समांतर विन्यास पाया जाता है, पत्तियों में कौन सा विन्यास पाया जाता है? इसमें देखना है समांतर विन्यास किस में होता है, अमरूद में, गेहूं में, चना में, मटर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब देखेंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न, ये भी एक एक प्रश्न के नंबर के पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न है, एकल फल की परिभाषा लिखो। एकल फल किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देनी थी, या सिंपल फ्रूट भी इसे बोलते हैं एकल फ्रूट को। ऐसा फल जो एक ही फूल में एक ही अंडाशय से विकसित हो। ऐसा फल जो एक ही फूल में एक ही अंडाशय से विकसित हो एकल फल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बीजपत्री पौधे की पत्ती में रंध्र किस तरफ पाए जाते हैं? जो एक बीजपत्री प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में रंध्र यानी स्टोमेटा होते हैं, ऊपर या नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं वो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, निचली और ऊपरी दोनों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, मूसला जड़ों के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मूसला जड़ों के रूपांतरण से तात्पर्य है कि पौधों की जड़ों का भोजन संग्रह के कारण मोटी तथा मांसल हो जाने से है। जैसे मूली, गाजर, ये सभी मूसला जड़ों के रूपांतरण है। तुर्करूपी, शंकुरूपी, मूली हो गई तुर्करूपी, गाजर हो गए शंकुरूपी, ये सब मूसला जड़ों के रूपांतरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो मेरिस्टेम होते हैं जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एधा के कार्यों को लिखिए। एधा के कार्य हैं, एधा से द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों और तनों में द्वितीयक वृद्धि होती है। एधा से द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों और तनों में द्वितीयक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, ये दो दो नंबर के पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। ये आप दे सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, कोशिका द्रव होता है, पीली होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लवक कितने प्रकार के होते हैं? हरित लवक के दो कार्य लिखो। लवक कितने प्रकार के होते हैं? हरित लवक के दो कार्य। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। और लिखना है आपको कार्य हरित लवक के। हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है और भोजन बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न जो है दो दो नंबर के हैं। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम तथा इसका कुल लिखिए। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, इसका कुल ग्रेमनिया पोएसी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आवृत बीजी वर्ग को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? जो आवृत बीजी पौधों का वर्ग होता है उनको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में जल का रूपांतरण जड़ से पत्ती तक किस भाग द्वारा होता है? चित्र द्वारा स्पष्ट करना है, यानी पौधों में जल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जड़ से पत्ती तक वो किस के द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न 4 नंबर के पूछे गए थे। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बिंदु स्राव है, जल परागण है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अथवा में पूछा गया था वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, या कितने प्रकार का होता है, वाष्पोत्सर्जन के महत्व पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर देखेंगे, पहले बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्या होता है?
पत्तियों के किनारों या उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्रावित होना बिंदुस्राव कहलाता है। पत्तियों के किनारों या उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्रावित होना बिंदुस्राव कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल परागण क्या होता है। जल के द्वारा पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो पहुंचने की क्रिया होती है वो जल परागण कहलाती है। जल परागण को हाइड्रोफिली भी कहते हैं। यह परागण का एक माध्यम है। यह अधिकतर जलीय पौधों में होता है। और आप इसको बहुत विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं। जल परागण किन किन पौधों में होता है, किस तरह से होता है, वो अपन डिपेंड है। अच्छे से इसको लिखें। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसको देखेंगे। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल है, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा जल अवशोषित कर दिया गया है, उसको जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवोपरेशन। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है रंध्री वाष्पोत्सर्जन, ज्यादातर जो होता है पौधों में रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है 80 से 90%। दूसरा होता है क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। लेंटिकुलर सब भी पौधों में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पौधों में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन के महत्व क्या होते हैं वाष्पोत्सर्जन से पौधों में। यह जल अवशोषण को नियमित करेगा, ठीक है। रसारोहण के प्रति उत्तरदायी होता है। पौधों में तापमान नियंत्रित करता है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखेंगे, पर परागण किसे कहते हैं। किसी एक पौधे का नाम लिखो जिसमें पर परागण होता है। पर परागण से हानि एवं लाभ लिखिए। यानी आपको ये डिटेल में लिखना है। 4 नंबर का पूछा गया, पर परागण क्या है, किसी एक पौधे का नाम लिखना है आपको, परागण से होने वाले लाभ और हानियां लिखना है। तो परागण क्या होता है वो पहले देखेंगे। जब एक फूल के परागकण किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। यानी जब एक फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कद्दू हो गया, अंगूर हो गया, सेब है, मक्का है, इनमें पर परागण होता है। अब देखेंगे पर परागण के लाभ कौन से हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इससे क्या होता है, नई प्रजातियां विकसित होती हैं। डेवलपेड न्यू वेराइटीज, बीज और फल ज्यादा संख्या में बनते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स और फ्लावर, पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं। एक लिंगी पौधे प्रजनन कर सकते हैं। नए वातावरण के प्रति किस्मों की अनुकूल क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन से हानियां कौन सी होती हैं। ज्यादा परागकणों की आवश्यकता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है दूसरे माध्यमों पर डिपेंड होता है, जिससे क्या होता है ज्यादा मात्रा में परागकणों को बनाने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात है कि पौधों की शुद्धता खत्म हो जाती है। परागकण अनिश्चित होता है। परागण की क्रिया इसमें बहुत ज्यादा अनिश्चित होती है क्योंकि ये दूसरे माध्यमों पर डिपेंड होती है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 15 है, फलों एवं बीजों पर निबंध लिखो, वो आप लिख लें। लेगुमिनेसी कुल के विभेदक लक्षणों का वर्णन करो, इसका पुष्प आरेख तथा पुष्पसूत्र लिखो। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक बीजपत्री तने की आंतरिक रचना का सचित्र वर्णन करो, निम्न पर टिप्पणी लिखो। फूलों का आर्थिक महत्व, कार्बोहाइड्रेट एवं उनके प्रकार लिखो। और अगला था कि द्विबीजपत्री पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, उसके केंद्रक के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये आप लोग किताब से कर लें, आप अपने आप किसी दूसरे सोर्स से कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।